हेलो इवन, देखिए लास्ट क्लास हम लोग स्टार्ट किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है इसे डेवलप किया था एलेक्स जेफरी ने। एलेक्स जेफरी ने वीएनटीआर के बेसिस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को डेवलप किया था। इसका जो प्रिंसिपल है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। देखिए एनसीईआरटी के अंदर जहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक दिया हुआ है, शुरू के 2 पैराग्राफ में से आपको दिया हुआ है उसके प्रिंसिपल के बारे में। उसके बाद में जो थर्ड पैराग्राफ है उसके अंदर आपको एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो पहले हम देख लेते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो आज हम देख लेते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म देखिए, पॉली का मतलब होता है मैनी, एंड मॉर्फिज्म या मॉर्फिक का मतलब क्या होता है, फॉर्म्स। तो मैनी फॉर्म्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डीएनए के रेस्पेक्ट में, मैनी फॉर्म्स ऑफ डीएनए, इसी को हम क्या बोल देते हैं, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। मैनी फॉर्म्स ऑफ डीएनए, मैनी फॉर्म्स ऑफ डीएनए। एंड जो डीएनए है इसकी ये जो मैनी फॉर्म्स है या जो डिफरेंट फॉर्म्स से ये अराइज होती है ड्यू टू म्यूटेशन। एंड म्यूटेशन क्या होता है, देखिए म्यूटेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि डीएनए की जो सीक्वेंस है ओरिजिनल जो सीक्वेंस है उसमें अगर कहीं पे भी कोई चेंज हो जाए उसी को हम क्या बोल देते हैं, म्यूटेशन। तो डीएनए की जो अलग अलग फॉर्म्स है ये अराइज होती हैं ड्यू टू म्यूटेशन, अराइज ड्यू टू म्यूटेशन, अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। डीएनए की जो अलग अलग फॉर्म्स है ये अराइज होती है ड्यू टू म्यूटेशन। सिंपल सी बात ये कि जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है वो किस वजह से आता है, ड्यू टू म्यूटेशन। अब देखिए जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है इसको कई जगह यूज़ किया जाता है। इसको हम यूज़ करते हैं जीनोम की मैपिंग में। इसके अलावा इसी को एक्चुअल में हम यूज़ करते हैं किस में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक्चुअल में जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है इसी को यूज़ किया जाता है। इसी वजह से जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म टॉपिक है यहाँ पे दिया हुआ है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ में ही। सो इट इज यूज्ड इन genome mapping, it is used in genome mapping and DNA fingerprinting technique, DNA fingerprinting technique, DNA fingerprinting technique, इट इज़ यूज इन जीनोम मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक। देखिए जीनोम मैपिंग ये तो खैर हम आगे बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जीनोम की मैपिंग के बारे में। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक है वहाँ पे ये जो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है इसी को यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले तो देख लेते हैं हमारे डीएनए के बारे में। जो हमारा जीनोमिक डीएनए है, ह्यूमन जीनोमिक डीएनए, हमारा जो डीएनए है ह्यूमन जीनोमिक डीएनए, देखिए हमारे जीनोम की जब सीक्वेंसिंग हुई, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब हुआ तो उसके जो रिजल्ट थे ये काफ़ी सरप्राइजिंग थे। हमारा जो पूरा डीएनए एक्चुअल में जो पूरा जीनोम होता है उसका जो लेस देन 2% डीएनए है, लेस देन 2% डीएनए कोड्स फॉर प्रोटीन। मतलब आप बोल सकते हो कि इतने सारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, देखिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेनली किसकी वजह से होती है, उसमें मतलब पार्टिसिपेट कौन करता है डायरेक्टली, एंजाइम। तो जो प्रोटीन है, प्रोटीन या एंजाइम को कोड करने वाला जो डीएनए है वो तो लेस देन 2% है, जिसको हम बोलते हैं क्या, कोडिंग डीएनए। कितना होता है, लेस देन 2% जो डीएनए है ये होता है क्या, कोडिंग। लेस देन 2% डीएनए इज कोडिंग। ये जो कोडिंग डीएनए है इसी को हम क्या बोल देते हैं, जीन। भाई जीन का मतलब क्या है, जीन हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर सर्टेन प्रोटीन या एंजाइम।
डीएनए का वो सेगमेंट जिसके पास में इंफॉर्मेशन हो किसी प्रोटीन की या किसी एंजाइम की, उसको हम क्या बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं। मतलब एक तरह से एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है डीएनए के जिस सेगमेंट में होती है उसी को हम बोलते हैं जीन। तो जीन वाला सेगमेंट है तो काफ़ी कम है, लेस देन 2% जो डीएनए है यही एक्चुअल में जीन को फॉर्म करता है। बाकी जो मोर देन 98% डीएनए है, मोर देन 98% जो डीएनए है ये कहता है नॉन कोडिंग है। मोर देन 98% डीएनए ये जीन नहीं है, इसके पास में किसी प्रोटीन या किसी एंजाइम को सिंथेसाइज करने की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। दिस डीएनए इज नॉन कोडिंग। ये होता है कैसा, नॉन कोडिंग होता है। अच्छा, जो नॉन कोडिंग डीएनए है, अब इसमें क्या होता है, जो नॉन कोडिंग डीएनए है इसमें कुछ तो होती हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस एंड कुछ कैसी होती हैं नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस। तो नॉन कोडिंग डीएनए के अंदर जो रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं इसको हम, सैटेलाइट डीएनए, जो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। देखिए चलो होता क्या है कि अगर हम अपने मतलब हमारा जो जीनोम है, हमारा जो डीएनए होता है उसके अंदर जो जीन है, जीन तो काफ़ी दूर दूर होते हैं। आप यहाँ से समझ सकते हो कि जो लेस देन 2% डीएनए है केवल वही जीन है, बाकी जो मोर देन 98% है वो नॉन कोडिंग है, वो जीन नहीं है। तो एक्चुअल में हमारे अंदर जीन का जो अरेंजमेंट होता है, अगर मान लीजिए हम अपने किसी क्रोमोसोमल डीएनए को अगर हम निकाल के देखेंगे, मतलब वैसे तो डायरेक्ट खैर उसको देखना पॉसिबल नहीं है, आपको बस वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है माइक्रोस्कोप के अंदर। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर उसको हम विजुलाइज कर पाएँ, देखिए होगा क्या, जैसे मान लेते हैं कोई एक डीएनए है, उस डीएनए के अंदर क्या होगा, जीन होगा। जीन उसके बाद में काफ़ी बड़ा गैप होता है, फिर दूसरा जीन, फिर काफ़ी बड़ा गैप, फिर तीसरा जीन, फिर काफ़ी बड़ा गैप, फिर फोर्थ जीन। तो इस तरह से जो जीन होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, मतलब एक जीन, फिर काफ़ी बड़ा गैप, फिर दूसरा जीन, फिर काफ़ी बड़ा गैप, मतलब गैप ज़्यादा है क्योंकि भाई मोर देन 98% जो डीएनए है उसके पास में तो इन्फॉर्मेशन नहीं है। गैप का मतलब डीएनए तो है लेकिन वो जीन नहीं है। जीन वाला जो पोर्शन है, जीन वाली जो सिक्वेंस है ये तो बहुत कम होती है, बाकी जो नॉन कोडिंग वाला पार्ट ये काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जीन मिलेगा, उसके बाद में गैप होगा, मतलब नॉन कोडिंग रीजन, फिर से जीन आ जाएगा, फिर से नॉन कोडिंग, फिर से जीन, इस तरह से। इसके अलावा ये जो नॉन कोडिंग सेगमेंट है, नॉन कोडिंग के अंदर कुछ तो होती हैं रिपीटेटिव सीक्वेंस एंड कुछ कैसी होती हैं नॉन रिपीटेटिव सीक्वेंस। तो नॉन कोडिंग के अंदर जो रिपीटेटिव सीक्वेंस वाला पार्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए। एंड जो सैटेलाइट डीएनए है इसी को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया था लास्ट क्लास के अंदर। डिपेंड करता है कि जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है उसके अंदर कितने बेस पेयर का रिपीट होता है। अगर कम रिपीट है तो क्या बोलते हैं उसको हम, माइक्रो सैटेलाइट। एंड अगर रिपीटिशन ज़्यादा है, मतलब जो यूनिट है रिपीट होने वाली अगर वो बड़ी है, उसको हमने क्या बोला था, मिनी सैटेलाइट। तो माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट ये हमने डिवाइड किया था किसको, सैटेलाइट डीएनए को। एलेक्स जेफरी ने किनको यूज़ किया था, मिनी सैटेलाइट को। जो मिनी सैटेलाइट है इन्हीं को हमने क्या बोला था, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। तो लेस देन 2% जो डीएनए है इट कोड्स फॉर प्रोटीन और एंजाइम। मोर देन 98% जो डीएनए होता है ये किसी प्रोटीन को या किसी एंजाइम को कोड नहीं करता है। ये कैसा होता है, नॉन कोडिंग होता है। जो नॉन कोडिंग है उसके अंदर कुछ तो है रिपीटेटिव पार्ट एंड कुछ कैसा है, नॉन रिपीटेटिव पार्ट। जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सैटेलाइट डीएनए। जो सैटेलाइट डीएनए है इसके दो टाइप है, माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट। एलेक्स जेफरी ने किनको यूज़ किया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, मिनी सैटेलाइट को। जो मिनी सैटेलाइट है उसी को क्या बोलते हैं हम, VNTR। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। अब हम बात करें डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में, मतलब डीएनए की डिफरेंट फॉर्म किस वजह से बनती हैं, म्यूटेशन की वजह से। जो म्यूटेशन है भाई, म्यूटेशन तो पूरे डीएनए के अंदर कहीं भी हो सकता है। म्यूटेशन पूरे डीएनए में कहीं भी हो सकता है। देखिए म्यूटेशन के वैसे तो कई सारे रीज़न है। एक सिंपल सा रीज़न या जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन जो रीज़न है ये होता है ड्यू टू एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो डीएनए जो है अपनी कॉपी को फॉर्म करता है। अब कभी कभार क्या होता है, मतलब बहुत कम चांस में एक्चुअल में आप बोल सकते हो कि जो डीएनए है वो ठीक से रेप्लिकेट नहीं हो पाता। इतने सारे बेस पेयर हैं तो कहीं पे कोई एक आध जो बेस पेयर है वो ठीक से कॉपी नहीं हो पाया, तो जो सीक्वेंस है वो चेंज हो गई।
मान लीजिए जो नया डीएनए बनना था उसके अंदर आना था किसी जगह पे क्या एडेनिन, लेकिन गलती से क्या आ गया ग्वानिन। तो इस तरह की जो एरर है ये हो सकती है एंड होती भी है एक्चुअल में। तो ये जो एरर है इसकी वजह से क्या हुआ, जो सीक्वेंस बनी डीएनए की उसमें चेंज आ गया, एंड ये जो चेंज है इसी को हम क्या बोल देते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का एक काफ़ी जो कॉमन रीज़न है वो क्या होता है, ड्यू टू एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन, कि जो रेप्लिकेशन है वो ठीक से ना होगा। अगर रेप्लिकेशन ठीक से नहीं होगा तो डीएनए जो है बिल्कुल एग्जैक्ट मैनर में कॉपी नहीं हो पाएगा। मतलब किसी भी एक जगह हो सकता है, किसी एक आध जगह ही क्या हो सकता है चेंज हो जाएगा, उसी को हम क्या बोल देते हैं म्यूटेशन। तो जो म्यूटेशन है, अब देखिए जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो उसको फर्क नहीं पड़ता है मतलब कि वो जीन वाला पार्ट है या वो नॉन कोडिंग वाला पार्ट है। जो एरर है, एरर तो कहीं भी हो सकती है। जो एरर है वो जीन वाले पार्ट में भी हो सकती है, एंड जो एरर है वो इस नॉन कोडिंग पार्ट में या जो सैटेलाइट डीएनए वाला पार्ट है उसके अंदर भी हो सकती है। मतलब जो म्यूटेशन है वो दोनों में से कहीं भी हो सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब म्यूटेशन होगा, मान लीजिए इस वाले पार्ट के अंदर अगर म्यूटेशन होगा, भाई यहाँ पे क्या प्रेजेंट है जीन, तो जीन के अंदर अगर म्यूटेशन हो गया, मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए कोई जीन प्रेजेंट था, अब उसके अंदर क्या हो गया म्यूटेशन, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन थी, भाई जो भी हमारे कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियोटाइड की स्पेसिफिक जो सीक्वेंस है उसी की फॉर्म में स्टोर रहती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जीन के अंदर मान लीजिए सीक्वेंस थी, कोई भी स्पेसिफिक सीक्वेंस थी, वहाँ पे चेंज आ गया, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज हो चुकी है। जब इन्फॉर्मेशन चेंज हो चुकी है तो कई बार क्या होता है यहाँ पे कि अब जो नई सीक्वेंस बनी है उसकी वजह से वो जो कैरेक्टर था उसका कोई जो नया ट्रेड है वो हमें मिल रहा है। जिस एग्जाम्पल के लिए जब हमने बात की थी कि पी प्लांट के अंदर हमने बात की कि भाई टॉल प्लांट, डोर्फ प्लांट, तो टॉल प्लांट एंड डोर्फ प्लांट, अब देखिए ओरिजिनली क्या हुआ होगा, ओरिजिनली तो पी प्लांट के पास में हाइट का जो जीन था उसके पास में जो इन्फॉर्मेशन थी वो तो टॉल के लिए ही थी, लेकिन क्या हुआ कि कहीं पे हो गया उसमें म्यूटेशन। जब उसके अंदर म्यूटेशन हुआ तो उसकी वजह से वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो इस तरह से चेंज हो गई कि अब जो प्लांट की हाइट बनती है वो टॉल नहीं बनती है, वो क्या बनती है, डोर्फ बनती है। तो ओरिजिनली तो जो जीन था उसके पास में इंफॉर्मेशन किसके लिए थी, टॉल प्लांट के लिए, लेकिन उसके अंदर म्यूटेशन हुआ, कोई जो सीक्वेंस थी उसमें कहीं पे कुछ चेंज आ गया। जब इस सीक्वेंस में चेंज आ गया तो मतलब वो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास में ओरिजिनली प्रेजेंट थी वो इन्फॉर्मेशन अब चेंज हो चुकी है। जब इन्फॉर्मेशन अब चेंज हो चुकी है तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो हाइट है वो टॉल नहीं आ रही, अब कैसी आ रही है, वो डोर्फ आ रही है। तो हमने बोला कि भाई एक जो नया एलील था ये बन चुका है, तो फिर हमने बोला कि भाई ये तो है कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट करेंगे टॉलनेस वाले एलील को, एंड जो स्मॉल टी है इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको, डोफनेस वाले एलील को। तो सिंपल सी बात ये है कि जीन के अंदर जब म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से नए नए जो एलील है उनका फॉर्मेशन होता है। ये जो मल्टीपल एलील बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन। तो इस वाले पार्ट में जब म्यूटेशन होता है इससे क्या बनते हैं, न्यू एलील्स या मल्टीपल एलील्स। जो मल्टीपल एलील बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं, ड्यू टू म्यूटेशन इन जीन। भाई जीन वाले पार्ट में जब म्यूटेशन हुआ है तो इन्फॉर्मेशन चेंज होगी, जब इन्फॉर्मेशन चेंज होगी तो सेम कैरेक्टर का कोई दूसरा जो ट्रेड है वो हमें देखने को मिलेगा। पहले जैसे प्लांट में हाइट कैसी बन रही थी, टॉल बन रही थी, अब कैसी बन रही है, डोर्फ बन रही है। तो पहले तो केवल हाइट टॉल ही थी, अब डोर्फ भी बन रही है। तो हमने बोला कि भाई जो हाइट वाला जो कैरेक्टर है उसके दो ट्रेड हो गए, टॉल एंड डोर्फ। तो इस तरह से आपको याद रखना है, जो भी ये नए अलील बनते हैं, नए अलील किसकी वजह से बनते हैं, ड्यू टू म्यूटेशन। एंड म्यूटेशन कौन से वाले पार्ट में, जीन वाले पार्ट में। जब जीन वाले पार्ट में जब म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से जो स्पेसिफिक वो जो इन्फॉर्मेशन थी किसी कैरेक्टर को फॉर्म करने की वो चेंज हो जाती है, उसकी वजह से जो नए नए एलील है वो अराइज होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील्स। ठीक है, तो इससे बनते हैं मल्टीपल एलील। अब देखिए जो मल्टीपल एलील है, मान लीजिए मल्टीपल, क्योंकि जो म्यूटेशन होता है चलता रहता है। अब ऐसा नहीं कि मल्टीपल एलील मतलब हम कभी भी कोई नया एलील काउंट कर लेंगे। कोई नया एलील को काउंट हम तभी करते हैं जब उसकी एक मिनिमम जो फ्रिक्वेंसी है वो प्रेजेंट हो। कम से कम 1% जो पॉपुलेशन है अगर उसके अंदर वो एलील प्रेजेंट है तब तो उसको हम नया एलील काउंट करेंगे, अदरवाइज उसको हम नया एलील काउंट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप स्टडी कर रहे थे किनको, पी प्लांट के फ्लावर को। आपने देखा था कि भाई जो गार्डन पी के फ्लावर है उसमें दो टाइप के कलर मिलते हैं,
वॉयलेट एंड वाइट। मान लेते हैं आपने किसी गार्डन के अंदर करीब 5000 जो पी प्लांट के फ्लावर थे उनको आपने स्टडी किया। अब जो भी 5000 जो प्लांट थे उनमें आपने देखा मैक्सिमम प्लांट में क्या मिला आपको, कोई तो वॉयलेट फ्लावर, कोई वाइट, वॉयलेट वाइट, वॉयलेट वाइट, इस तरह से मिल रहे थे। लेकिन 5000 में से कोई एक जो प्लांट था पी प्लांट का, उसका जो फ्लावर था वो था येलो। तो आपको एक येलो, अब ऑब्वियसली बात है वो नया एलील तो है, लेकिन उसको हम अभी नया एलील में कंसिडर नहीं करेंगे। किसी एलील को नया एलील तब मानते हैं जब उसकी कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट हो। एंड जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो क्या मानते हैं हम, 0.01। फ्रीक्वेंसी 0.01 का मतलब ये है कि कम से कम 1% पॉपुलेशन के अंदर वो प्रेजेंट हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसी एलील को, मतलब कोई नया एलील कंसिडर करने के लिए मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इट शुड बी 0.01 आप बोलेंगे 0.01 फ्रीक्वेंसी, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई कम से कम 1% पॉपुलेशन में वो प्रेजेंट हो। 0.01 क्या फ्रीक्वेंसी, ये क्या बोलना है कि कम से कम 1%, मिनिमम 1% पॉपुलेशन के अंदर वो प्रेजेंट हो। बस सिंपल सी बात है। आपने 5000 पी प्लांट को ऑब्जर्व किया था, उसमें से केवल आपको एक के अंदर ही येलो फ्लावर मिला है, तो वो नया एलील तो है, लेकिन अभी उसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। भाई मान लेते हैं कम से कम, जैसे मान लीजिए आपने आपने अगर 100 प्लांट को ऑन एन एवरेज, अगर 100 पी प्लांट के अंदर अगर एक जो पी प्लांट है उसका जो फ्लावर है अगर आपको येलो मिल जाता, ठीक है, 100 पी प्लांट में एक येलो फ्लावर, इसका मतलब ये कि जो 1000 पी प्लांट है उसके अंदर जो येलो फ्लावर है वो कितने होने चाहिए, कम से कम 10। एंड जब 1000 में 10 है तो 5000 में कितने होने चाहिए, आपको क्या करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 50। तो अगर आप 5000 पी प्लांट को अगर देख रहे हैं तो कम से कम आपको 50 अगर येलो फ्लावर उसमें मिलते, कम से कम 50, ज़्यादा हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, कम से कम अगर 50 मिलते तब आप बोलते हैं कि हाँ भाई इसकी मिनिमम 0.01 फ्रिक्वेंसी तो है, या कम से कम ये 1% पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट है, तो इसको हम नया एलील काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे कम है तो उसको हम नया एलील काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है उसकी कि भाई वो आगे जाके प्रोपेगेट होगा, मतलब आगे वो मिलेगा आपको। ये हो सकता है कि मान लीजिए आपको जो पी प्लांट का मतलब जो येलो फ्लावर आपको मिला था, मान लेते हैं जो प्लांट है उसमें कोई डिजीज़ लग गई, वो जो प्लांट था वो नए जो प्लांट है मतलब उसका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया, वो नए प्लांट को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाया, तो वो जो एलील था वो तो उसी के साथ में ख़त्म भी हो गया। तो अगर बहुत कम है तो मतलब वो स्टेबल नहीं है, कम से कम 1% तो हो, मिनिमम अगर 1% है तो यहाँ पे एक तरह की श्योरिटी रहती है कि हाँ भाई वो आगे जाके वो सर्वाइव करेगा, आगे वो जनरेशन के अंदर, पॉपुलेशन के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बहुत ही कम है तो उसका मतलब जो श्योरिटी, मतलब यहाँ पे एक तरीके की श्योरिटी नहीं है, यहाँ पे उसके आगे मिलने के जो चांसेस वो क्या होते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। तो इस वजह से उसको हम नया एलील काउंट नहीं करते हैं। तो ये मिनिमम फ्रिक्वेंसी है 0.01 और 1%। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि अभी डीएनए के अंदर होता है म्यूटेशन, जब डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो गया, अब मान लीजिए जिसके अंदर भी म्यूटेशन हुआ, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर म्यूटेशन हुआ, अब वहाँ से जो म्यूटेशन है वो ट्रांसफ़र होता है नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब उसकी जो प्रोजेनी है उसके अंदर वो क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। लेकिन डिपेंड करता है कि जो म्यूटेशन है वो कहाँ पे हुआ है। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे अंदर म्यूटेशन हुआ, हमारी जो स्किन की सेल है उसके अंदर म्यूटेशन हुआ, तो स्किन की जो सेल है वहाँ पे जो डीएनए की सीक्वेंस थी वो चेंज हो गई। लेकिन हमारी जो प्रोजेनी है क्या उसके अंदर वो जो म्यूटेशन हमारे अंदर स्किन की सेल में हुआ था, कि हमारी प्रोजेनी के अंदर वो म्यूटेशन ट्रांसफ़र होगा, नहीं होगा, क्योंकि भाई प्रोजेनी किससे बनती है, गैमेट से। एंड जो गैमेट वाली सेल है उसके अंदर म्यूटेशन नहीं हुआ है, म्यूटेशन किस में हुआ है, स्किन वाली सेल में। तो स्किन वाली सेल में म्यूटेशन हो भी जाए तो उसका जो भी इम्पैक्ट होगा वो केवल हम तक ही देखने को मिलेगा, वो आगे वाली जो जनरेशन है वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा। कहने को तो सिंपल सा ही है। हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप की सेल होती हैं, सोमेटिक सेल एंड जर्मिनल सेल। मैक्सिमम जो सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर वो कैसी होती हैं, सोमेटिक सेल, मतलब हमारा जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म करने का जो काम है मेनली किसका होता है, सोमेटिक सेल का। एंड कुछ सेल होती है जो कि बनाती हैं गैमेट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल सेल।
तो अगर म्यूटेशन हुआ है किसमें, सोमेटिक सेल में, तो वो जो म्यूटेशन है वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा, मतलब उसका इनहेरिटेंस नहीं होगा। एंड अगर जो म्यूटेशन है वो किस में हुआ है, जर्मिनल सेल में, मतलब ऐसी सेल में जो कि गैमेट बनाती है। मान लीजिए म्यूटेशन हुआ उस सेल के अंदर जो कि क्या बनाती है, गैमेट बनाती है। तो अगर मान लीजिए उस सेल में म्यूटेशन हुआ है तो फिर तो वो जो म्यूटेशन है वो हमारी जो प्रोजेनी है उसके अंदर भी ट्रांसफ़र होगा। तो म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, इसकी पहली कंडीशन तो क्या है कि जो म्यूटेशन है वो कहाँ होना चाहिए, जर्मिनल सेल के अंदर, क्योंकि जो जर्मिनल सेल है वही क्या बनाती है, गैमेट। एंड जो गैमेट है उसी से क्या बनेगी, प्रोजेनी। तो पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन, कई बार क्या होता है कि म्यूटेशन हुआ एंड जो म्यूटेशन है उसकी वजह से जो पर्सन है वो जाता है स्टेराइल। अगर म्यूटेशन की वजह से पर्सन स्टेराइल हो गया, अब पर्सन ही स्टेराइल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो नई प्रोजेनी को नहीं बना पाएगा। एंड उस पर्सन के अंदर जो भी म्यूटेशन हुआ है वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो ये हो गई क्या, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, कई बार क्या होता है कि जो म्यूटेशन है वो इतना ज़्यादा हार्मफुल होता है कि जो पर्सन है उसी की डेथ हो जाएगी। अगर मान लीजिए उस पर्सन की ही डेथ हो गई तो फिर तो ऑब्वियसली बात, जब पर्सन की डेथ हो जाएगी तो वो आगे अपनी जो जनरेशन है, जो प्रोजेनी है, उसको नहीं बना पाएगा। तो इनका भी जो म्यूटेशन है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि जो म्यूटेशन है वो अगली जो जनरेशन है उसमें इनहेरिट कब होता है। पहली बात तो ये कि म्यूटेशन किसके अंदर होना चाहिए, जर्मिनल सेल के अंदर, मतलब जो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल है उनके अंदर म्यूटेशन हो। दूसरी बात, म्यूटेशन की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो कहीं स्टेराइल ना हो जाए और उसकी डेथ ना हो जाए। तो न तो वो स्टेराइल हो जाए, न ही उसकी डेथ हो। एंड जो म्यूटेशन है वो कहाँ पे हो, जर्मिनल सेल के अंदर, मतलब गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल के अंदर। तभी वो जो म्यूटेशन है वो अगली जो जनरेशन है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। मतलब वो जो म्यूटेशन है वो कैसा होगा, इनहेरिटेबल होगा, है ना, उसका इनहेरिटेंस होगा। तो ये तो हो गया इस वाले पार्ट के बारे में। हमने ये भी देख लिया कि किस कंडीशन में जो म्यूटेशन है वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। अच्छा, ये वाले जो डीएनए वाला जो पार्ट था, मतलब सॉरी जो जीन वाला पार्ट था, जो कोडिंग पार्ट था, इसमें म्यूटेशन की वजह से क्या बनते हैं, नए एलील बनते हैं। नए एलील बनते हैं, उसी की वजह से हमें जो नए नए ट्रेड है वो देखने को मिलते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी प्लांट के अंदर फ्लावर कलर जो है वो था रेड। अब उसके अंदर क्या हुआ, वो जो डीएनए की जो सीक्वेंस थी जिसके पास में इंफॉर्मेशन थी कि भाई रेड फ्लावर बनाना है, उस सीक्वेंस में चेंज आ गया। अब जो फ्लावर है वो कैसा बन रहा है, वाइट बन रहा है। तो ये एक नया ट्रेड आ गया कि भाई अब एक तरफ से दो एलील बन गए। अब एक तो ओरिजिनल वाला है जो कि क्या बना रहा है, रेड फ्लावर। दूसरा आ गया कौन सा, जो कि क्या बना रहा है, वाइट फ्लावर। तो जब भी जीन वाले पार्ट में म्यूटेशन होता है उसकी वजह से क्या बनते हैं, नए नए एलील बनते हैं। एंड नया एलील हम कब काउंट करेंगे, जब उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम कितनी हो, 0.01, या बोल सकते हो आप 1%, ठीक है ना, कम से कम 1% पॉपुलेशन के अंदर वो प्रेजेंट हो, उसको हम स्टेबल मानते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे इस वाले पार्ट में जब म्यूटेशन होगा तो पहली बात तो कि ये कैसा है, नॉन कोडिंग वाला पार्ट है। इसके पास में कोई प्रोटीन को कोड करने की या एंजाइम को कोड करने की इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे जब म्यूटेशन होता है, अब देखिए इसकी वजह से क्या होगा, जैसे हमने बात की थी कि हर एक पर्सन के अंदर, हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो कोई भी वीएनटीआर है, वीएनटीआर की जो सीक्वेंस होती है, मतलब वीएनटीआर का जो रिपीटिशन है वो अलग अलग मिलता है। कोई एक टाइप का जो वीएनटीआर है किसी एक पर्सन में मिल रहा है 100 टाइम रिपीट, दूसरे पर्सन में मिलेगा वो 80 टाइम रिपीट, तीसरे में मिलेगा वो 70 टाइम रिपीट। तो ये जो अलग अलग रिपीट मिलते हैं हमें वीएनटीआर में अलग अलग पर्सन के अंदर, वो किसकी वजह से होते हैं, ड्यू टू म्यूटेशन इन सैटेलाइट डीएनए। ये जो नॉन कोडिंग है इसमें जो सैटेलाइट डीएनए वाला पार्ट है, मैं सिंपल सी बात है, म्यूटेशन तो पूरे डीएनए में कहीं भी हो सकता है। सैटेलाइट डीएनए वाले पार्ट में या नॉन कोडिंग वाले पार्ट में जब म्यूटेशन होगा उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो वीएनटीआर की सीक्वेंस है इसके अंदर क्या आ रहा है, वेरिएशन। जैसे हम ये मान लेते हैं कि कोई जो वीएनटीआर है ओरिजिनली मान लेते हैं, जब मतलब ह्यूमन का जब इवोल्यूशन हुआ होगा तो कोई जो कॉमन एंसेस्टर था उसके अंदर कोई जो स्पेसिफिक वीएनटीआर है उसका रिपीटेशन था कितना, 100 टाइम। अब फिर उससे फिर कई सारी प्रोजेनी बनी, फिर उनसे जो प्रोजेनी बनी उनकी भी अपनी प्रोजेनी बनी। एंड कई सालों से आप बोल सकते हो म्यूटेशन भी हो रहा है। जब कई बार जब म्यूटेशन हुआ है इतनी सारी जनरेशन में, क्योंकि जो ह्यूमन बींग से वो तो मिलियंस ऑफ ईयर्स से हैं, तो इतने सारे जो म्यूटेशन यहाँ पे हुए हैं उसकी वजह से हुआ क्या है, जैसे पहले एक कॉमन एंसेस्टर के अंदर कोई वीएनटीआर का जो रिपीट है वो केवल 100 टाइम था। अब क्या मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर 70 रिपीट के बाद में हो गया म्यूटेशन,
तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई इस पर्सन के अंदर तो ये वाला जो VNTR है ये केवल 70 टाइम रिपीट होता है। किसी दूसरे पर्सन के अंदर क्या हुआ, वही जो VNTR था उसमें 80 रिपीट के बाद में म्यूटेशन हो गया। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इस पर्सन के अंदर तो ये जो VNTR है ये केवल 80 टाइम ही मिल रहा है। तो VNTR वाले पार्ट जो है उसके अंदर भी क्या होता है, म्यूटेशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, VNTR वाले पार्ट के अंदर जब म्यूटेशन होगा, VNTR को जब हम कट करके निकालते हैं उसको हमने क्या बोला था, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन साइड होती है वहीं पे जो एंडोन्यूक्लियर एंजाइम है उसको कट करते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि हमने डिस्कस किया था कि जो RF होता है, मतलब जो रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट है उसकी जो लेंथ है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, VNTR के ऊपर। अगर VNTR ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा रिपीट है, तो जो RF आप कट करके निकालेंगे वो भी बड़ा होगा। अगर मान लीजिए VNTR छोटा है, मतलब रिपीट्स अगर कम है, तो जब आप RF कट करके निकालेंगे वो भी कैसा होगा, छोटा होगा। सिंपल सी बात ये है कि जो RF की लेंथ है, या बोल सकते हो मेनली डिपेंड करती है किस पे, VNTR पे। एंड जब VNTR का रिपीटेशन हर एक पर्सन के अंदर वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जो RF है, जो रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट है, उसकी जो लेंथ है ये भी हर एक पर्सन के अंदर क्या करती है, वेरी करती है। इसी को हम बोल देते हैं RFLP। ये जो हमने डिस्कस किया था RFLP, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो सिंपल सी बात ये कि भाई जैसे मान लीजिए आपके ये कोई सीक्वेंस मान लेते हैं, ये रहा VNTR, ये तो क्या है, VNTR है। एंड VNTR की खास बात क्या है, इसके दोनों तरफ क्या होती है, रेस्ट्रिक्शन साइट। तो ये इसके दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट है। अब मान लेते किसी पर्सन के अंदर ये 1 2 3 4 5 5 बार रिपीट मिल रहा था, ठीक है। इसको आपने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से कट करके निकाला, तो जो कट होके आता है उसको हमने क्या बोला था, RF, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट। अब क्योंकि जो म्यूटेशन है, भाई म्यूटेशन तो पूरे DNA में कहीं भी हो सकता है, VNTR वाला जो पार्ट है इसके अंदर भी क्या हो रहा है, म्यूटेशन। तो VNTR वाले पार्ट के अंदर जब म्यूटेशन होता है तो उसकी वजह से जो VNTR की लेंथ है ये हमें हर एक पर्सन के अंदर कैसी मिलती है, अलग अलग मिलती है। VNTR एक्चुअल में निकालते हम, जब कट होके निकलता है तो निकलता तो क्या है, जो फ्रेगमेंट कट होके आता है उसको हम क्या बोलते हैं, RF, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट। तो जो रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट की लेंथ है इट डिपेंड्स ऑन VNTR। भाई VNTR में रिपीटेशन अगर ज़्यादा मिलेंगे तो RF जो है ये भी बड़ा सेगमेंट कट होके आएगा। VNTR का रिपीटेशन अगर कम है तो RF जो है ये भी छोटा कट होके आएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि जो RF की जो लेंथ है ये भी हर एक पर्सन के अंदर कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है, क्योंकि RF की लेंथ डिपेंड करती है किसके ऊपर, VNTR के ऊपर। एंड जो VNTR का रिपीटेशन है वो हर एक पर्सन के अंदर कैसा होता है, स्पेसिफिक होता है। अलग अलग क्यों होता है, क्योंकि DNA के अंदर क्या होता है, म्यूटेशन। सिंपल सी बात है, DNA के अंदर जब म्यूटेशन हुआ है उसी की वजह से हर एक पर्सन के अंदर जो VNTR है उसकी लेंथ कैसी है, अलग अलग है। तो जब हम उस VNTR को कट करके निकालेंगे तो जो कट होके आता है एक्चुअल में उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट। तो हर एक पर्सन में क्योंकि VNTR की लेंथ स्पेसिफिक है तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्रेगमेंट कट होके आएगा, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट, उसकी भी क्या आएगी, अलग अलग लेंथ आएगी। कि जो रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट की लेंथ है उसमें जो डिफरेंस है, जो पॉलीमॉर्फिज्म है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो RFLP बने, सिंपल सी बात ये है कि DNA के अंदर जब जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ उससे तो क्या बन गए, नए एलील। एंड जब म्यूटेशन किसके अंदर हुआ, सैटेलाइट DNA में। एंड सैटेलाइट DNA में भी कहाँ पे, जब हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में किसके बारे में, मिनी सैटेलाइट के बारे में, या सिंपल सा आप बोल सकते हो सैटेलाइट DNA। तो सैटेलाइट DNA में जब म्यूटेशन होते हैं उससे क्या बनते हैं, RFLP। एंड ये जो RFLP है इसी के बेसिस पे तो एलेक्स जेफरी ने DNA फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है उसको डेवलप किया है। उन्होंने देखा कि भाई हर एक पर्सन के अंदर जो रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट है, जो RF कट होके आता है उसकी लेंथ कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है, क्योंकि जो VNTR है उसकी लेंथ कैसी है, हर एक पर्सन के अंदर स्पेसिफिक है। तो ये जो RFLP है यही मेन बेसिस बनता है DNA फिंगर प्रिंटिंग का, ठीक है ना।
तो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो इस वजह से ये वाला जो पार्ट है ये एनसीईआरटी के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर दिया हुआ है, क्योंकि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ही आरएफएलपी हमें देखने को मिलता है, रेस्ट्रिक्टेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। एंड ये जो आरएफएलपी है इन्हीं को हम यूज़ करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। तो ये चीज़ें आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी के अंदर एक्चुअल में ये भी दिया हुआ है। देखिए अब होता क्या है, जैसे ये वाला जो पार्ट है, अब ये वाला तो हमारा काफ़ी काम का पार्ट है, मतलब इसके पास तो इन्फॉर्मेशन है कि भाई अब ठीक है इसके अंदर जब चेंज हुआ तो उससे क्या बन गए, नए एलील बन गए। लेकिन भाई इतनी काम की इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे अगर मान लीजिए म्यूटेशन हुआ तो जो पर्सन है वो स्टेराइल भी हो सकता है। अगर पर्सन स्टेराइल हो गया तो क्या वो जो म्यूटेशन है वो अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र होगा, नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, कई बार ये भी हो सकता है कि कोई इतना एसेंशियल जो जीन था उसके अंदर म्यूटेशन हो गया तो कोई हमारा जो वाइटल प्रोसेस था वही रुक गया, तो पर्सन की क्या हो गई, डेथ हो गई। अगर पर्सन की डेथ हो गई तो क्या वो जो म्यूटेशन था वो अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा, नहीं होगा। सिंपल सी बात ये है कि ये वाला जो म्यूटेशन होता है ये अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा, इसके जो चांस है इसके कंपैरिजन में इसके ट्रांसफ़र होने के जो चांसेस है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। अगर आप इससे अगर कंपेयर करो इसको, तो भाई यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो कौन सी है, ये जो हम 98% की बात कर रहे हैं, इसके पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कोडिंग पार्ट नहीं है। जब कोडिंग पार्ट नहीं है तो न तो इसकी वजह से पर्सन की डेथ होगी, नहीं इसकी वजह से जो पर्सन है वो स्टेराइल बनेगा। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि ये वाले जो म्यूटेशन है इनके अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे। एंड दूसरी बात ये है, भाई सिंपल सी बात, ये कितना है 2% है और ये कितना है 98%। तो यहाँ से पूछा है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म आपको ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा, तो 98% पार्ट के अंदर। एक तो डीएनए का सेगमेंट ही ज़्यादा है, पहली बात तो ये 98% है, ये 2% है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पे तो कई बार क्या हो सकता है, कोई एसेंशियल जीन नहीं काम करना बंद कर दिया तो डेथ हो जाएगी, या पर्सन स्टेराइल भी हो सकता है। लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसके पास में कोई उतनी काम की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो यहाँ पे तो म्यूटेशन होता रहेगा एंड वो जो म्यूटेशन है वो एक्यूमुलेट होते रहेंगे। आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है दीज म्यूटेशंस कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो ये जो म्यूटेशन है, क्योंकि इसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है उस पर कोई हार्मफुल इम्पैक्ट तो आता नहीं है, एंड जो म्यूटेशन है जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्यूमुलेट होते रहते हैं। एंड ये जो म्यूटेशन है एक्चुअल में इन्हीं की वजह से आरएफएलपी बनते हैं, इन्हीं को यूज़ किया गया है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर। तो ये हो गया आपका डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म वाला पार्ट, ठीक है ना। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो प्रिंसिपल है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिस्कस कर ले यहाँ पे डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो डीएनए फिंगरप्रिंट है या जो डीएनए प्रोफाइल है इसको हम तैयार करते हैं लैब के अंदर।